हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम रिसर्च एंड मैथोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में ही कल जो हमने स्टैटिस्टिकल पैकेजेस डिसाइड किए थे या उसके अंदर जितने भी स्टैटिस्टिकल पैकेजेस पढ़े थे उन्हीं को आज भी डिस्कस करेंगे। दो कल हमने डिस्कस कर चुके थे, विच इज़ स्प्रेडशीट एंड SPSS। आज बाकी दो यानी कि आर स्टैटिस्टिक्स टूल या फिर बिब एक्सेल, इन दोनों को डिस्कस किया जाएगा। होप सो रिसर्च मैथोलॉजी की ये जो सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पर भी मैंने प्रैक्टिस सेशन की एक वीडियो बना के डाली है, तो आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि रिसर्च मैथोलॉजी पे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यूजीसी की आंसर की का चैलेंज आ गया है। ठीक है, आप यूजीसी की आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं आने वाले टाइम में। उसमें यूजीसी नेट की मेन वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गई है, तो जिन्होंने चेक कर ली है ठीक है, जिन्होंने नहीं चेक की है वो जाकर चेक कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी रिसर्च मैथोलॉजी की लेक्चर 10 को। सो बेसिकली आज जो हम स्टैटिस्टिकल पैकेजेस जो बाकी दो रह गए थे, विच इज आर स्टैटिस्टिक्स और बिब एक्सेल, उसको कंटिन्यू करेंगे। स्टैटिस्टिकल पैकेजेस कल मैंने आपको समझाया था, डाटा की प्रेजेंटेशन के लिए या डाटा को रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेजेस दिए जाते हैं, जिसके अंदर हमने स्प्रेडशीट और SPSS पढ़ा था। ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस में सबसे पहला आ रहा है अ स्टैटिस्टिकल पैकेज इज द सॉफ्टवेयर। ये हम वैसे कल पढ़ चुके थे, बट एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, कोई भी अगर न्यू आया तो उसको भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल पैकेजेस। ठीक है, अ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस इज द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड एक्सेस ऑफ वेरियस फंक्शन लाइक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में है, नंबर टर्म्स में है, उन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, इंटरप्रिटेट करना, कलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए आपको बेसिक टूल की जरूरत पड़ती है, स्टैटिस्टिकल पैकेजेस टूल की जरूरत पड़ती है। वही आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं। ओके, इसके अलावा इट इज डिजाइन टू हेल्प स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डाटा एक्सप्लोरेशन। कल भी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर हमने एक स्कूल की मार्कशीट लेनी है या कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन सबका डाटा कलेक्ट करना है, टोटल उनके नंबर्स, डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स में उनके नंबर आए हैं, पर्टिकुलर कितने टेस्ट में उनके क्या नंबर थे, उनका क्या समअप है, क्या परसेंटेज निकल के आया, इसके लिए भी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज किया जाता है। तो रिसर्च एंड मैथोलॉजी में जब आप डाटा कलेक्शन करते हैं तो पॉपुलेशन का साइज डिपेंड करता है कि आप कितना डाटा कलेक्ट कर रहे हो, कितना डाटा आपके पास इन्वॉल्व हुआ है। और अगर डाटा ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, आप उसको मैन्युअली या खुद से नहीं कलेक्ट कर सकते। उसके लिए इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छे से उसको सम अप करने के लिए, ताकि वो एक मीनिंगफुल आउटकम आपको दे सके, एक आउटपुट दे सके, उसके लिए आप स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का यूज करते हो। तो कल हमने इसके अंदर पढ़ा स्प्रेडशीट, जैसे कि एक्सेल होता है उसी तरीके से स्प्रेडशीट बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है रो एंड कॉलम्स के थ्रू। देन हमने पढ़ा उसके बाद SPSS, जो कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस के लिए था। सोशल साइंस रिलेटेड उसको प्रिपेयर किया गया था क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता था कि स्टैटिस्टिकल डाटा का रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा ज़रूरत सोशल साइंस की फील्ड में पड़ती है। पर ऐसा नहीं है कि SPSS आप सिर्फ वहीं यूज़ कर सकते हो, हर जगह वो एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इन ईच एंड एवरी जिस भी अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्शन हुआ है उस मैथोलॉजी की डाटा कलेक्शन के लिए या रिप्रेजेंटेशन के लिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं अपने चार में से, कल डिस्कस कर लिया था स्प्रेडशीट, SPSS, होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज हम वो बाकी दो बचे हुए डिस्कस करेंगे, विच इज आर स्टैटिस्टिक एंड बिब एक्सेल। ठीक है, आर स्टैटिस्टिक्स एंड बिब एक्सेल भी आपका स्टैटिस्टिकल पैकेजेस टूल के अंदर आता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। यस, सबसे पहला आ रहा है आपका आर स्टैटिस्टिक्स। आर इज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल ऑल्सो एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो।
ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और स्टैटिस्टिकल टूल भी है। तो कभी अगर ऐसे दोनों चीज पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैटिस्टिकल टूल भी है प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, दोनों वर्क करता है। बल्कि स्टार्टिंगली एज अ प्रोग्रामिंग के लिए ही प्रिपेयर की गई थी, बट इसने एज वेल एज स्टैटिस्टिकल टूल या डाटा रिप्रेजेंटेशन का काम भी अच्छे से किया, तो उसके अंदर भी इसको इन्वॉल्व कर लिया गया। एस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख के उसी को ही चैलेंज करके आर स्टैटिस्टिक टूल या फिर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई। कब आई, किसने बनाई, ये आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ईयर अगस्त 1993, इवन 1992 भी यहाँ पे माना जाता है कि परसीव्ड हो गया था वो 1992 में भी, इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ इसका सबसे पहला जो भी वर्जन था। इसके बाद ये रिलीज हुआ प्रॉपरली सबके लिए 1995 में, और इसका बेटा वर्जन जो रिलीज हुआ वो 2000 में हुआ, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इन केस आपको किस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूजीसी नेट के अंदर, आपको वो अपने ध्यान में जरूर रखना है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो उसके बेटा वर्जन की बात कर रहे हैं तो आपका वहां आंसर 2000 आएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली इन रिसर्च मैथोलॉजी, कोई भी ईयर के बारे में, उसका स्टैब्लिश ईयर पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ईयर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका ध्यान से आंसर आप निकाल पाएंगे या समझ के आंसर दे पाएंगे। तो ये तो थे इसके ईयर। अब बात करते हैं डेवलप बाय। आर टूल जो है वो डेवलप बाय किससे हुआ, वो इसके नाम में ही कहीं छुपा हुआ है, आर। अब ऐसे तो बहुत सारे अल्फाबेट्स है ए टू जेड, आर ही क्यों नाम रखा, बिकॉज इसके जो डेवलपर्स है वो है रोस इहाका, ओके, एंड रॉबर्ट जेंटलमैन। दोनों ही डेवलपर, इसके नेम जो भी फोर नेम है वो स्टार्टिंग होता है आर से, तो दैट मेक इट आर स्टैटिस्टिकल टूल। ठीक है, रॉस इहाका, रॉबर्ट जेंटलमैन ये टूल लेकर आए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के अंदर कि हु डेवलप आर स्टैटिस्टिकल टूल, एंड डिफरेंट नेम्स दे रखे थे। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा आर से शुरू है, रॉस इहाका, रॉबर्ट जेंटलमैन। कभी कभार आर से तो बहुत सारे नाम शुरू होते हैं तो कुछ और नाम भी डाल देते हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा रॉस इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन इसको लेकर आए थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है और भी किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है, कभी ईयर पे पूछा जा सकता है, कभी इसके कौन सी यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, क्यों किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर रॉस इहाका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, डेवलप किया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन सिखाने के लिए। फिर धीरे 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 ये पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और हर जगह एक्सेस किया जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं कि व्हाट इज आर स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली आर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल भी है, बट फर्स्ट इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि आप फोर्ट्रॉन पढ़ते हो, सी प्लस प्लस पढ़ते हो, उसी तरीके से आर भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगर मेन मोटिव भी कहा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले है ये। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स। बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए है, वो है आपका मेन टॉपिक विच इज स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिकल जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाई गई दैट इज आर। ठीक है, बाकी सब जो यूज की जाती है, पाइथन हो गया या फिर और भी कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ज्यादातर कोडिंग या रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती है, बट दैट इज स्पेशली वो स्टैटिस्टिकल जो भी रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के अंदर डाला गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हुए भी। ठीक है, दूसरी चीज, इट इज डेवलप टू डू डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो कि सारे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस का वर्क है, सिमिलरली ये भी उसको करती है, पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। अगर हम बात करें यहाँ पे स्प्रेडशीट की, तो स्प्रेडशीट को यूज करना इज वेरी कॉमन, सब लोगों को आता है, आपको डाटा रो एंड कॉलम में डालना है,
ऑल मतलब फिगर आउट आप कर सकते हो उसमें। बट यहाँ पे जो आपका डाटा आता है दैट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, प्रॉपर कमांड, प्रॉपर उसके सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफर हो जाती है स्प्रेडशीट और एसपीएसएस से। बट यूज ये डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ही की जाती है, तो इसका मेन मोटिव यही आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या सिंटेक्स क्या चीज़ है, या इतना डेप्थ में नहीं जाया जाएगा। आपको जो इम्पोर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए वो यही है। इट इन्वॉल्व्स वेक्टर्स, एरे, लिस्ट, डाटा फ्रेम्स। इसके अंदर काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स और डाले गए, जिसमें वेक्टर्स आते हैं, एरे आते हैं, लिस्ट आते हैं एंड डाटा फ्रेम्स आते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली यूज़ करके डाटा को स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट में लगाया जाता है एंड उसको एक्सेस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ योर आर स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है आर स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने जो पढ़ा दैट इज़ द ईयर, कब वो आया, किसने डेवलप किया। यही क्वेश्चन इसमें एक दो बार आई थिंक पूछा गया है। बाकी इसका मैं एक प्रैक्टिस सेशन का सीरीज दोबारा बनाऊंगी रिसर्च मेथोलॉजी पे, कि क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आर स्टैटिस्टिक्स था वही रिप्रेजेंटेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो, और उसके अकॉर्डिंग डाटा रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिकल फॉर्म में वो किस तरीके से करता है ये हमने जाना। उसी का दूसरा वर्जन यानी मतलब आर स्टैटिस्टिक्स के अलावा तीन तो हम पढ़ चुके हैं, स्प्रेडशीट, एसपीएसएस, आर स्टैटिस्टिक्स। अब जो चौथा पार्ट आ रहा है स्टैटिस्टिकल पैकेज के अंदर दैट इज बिब एक्सेल। ठीक है, बिब बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्सेल आप लोग सभी लोग जानते हैं एमएस एक्सेल के बारे में, जहाँ पे डाटा को कंक्लूड करके सम अप करने के लिए यूज किया जाता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे उस एक्सेल का इसलिए नाम या वो वर्ड यूज किया जा रहा है, दैट रिलेट टू बिब एक्सेल। बिब एक्सेल कब आया ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किसने डेवलप किया? ओले पियर्सन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ओमिया यूनिवर्सिटी, स्वीडन। ओले पियर्सन ने बिब एक्सेल को डेवलप किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ ओमिया, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर थे वो। ओमिया यूनिवर्सिटी जो कि स्वीडन में है, वहाँ पे इसको डेवलप किया गया था बिब एक्सेल को एज अ स्टैटिस्टिकल पैकेज, स्पेशली बिब्लियोग्राफिक डाटा की स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, हमेशा ध्यान में रखिएगा, इनका मेन मोटिव यही है कि हाउ, किस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाए, या किस तरीके से उसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में अरेंज किया जाए या रिप्रेजेंट किया जाए। उसी अकॉर्डिंग फिर इनको यूज करके एच इंडेक्स, जी इंडेक्स या इम्पैक्ट फैक्टर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैकेजेस हैं या टूल्स हैं, जिनकी मदद से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और स्टैटिस्टिकल डाटास प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके उसी को ध्यान में रख के, उसी को देख के, उसी को स्टडी करके इम्पैक्ट फैक्टर्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसलिए दैट वन इज इम्पॉर्टेंट वन। बिब एक्सेल ओले पियर्सन लेकर आए थे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, ओमिया यूनिवर्सिटी, स्वीडन में। इट इज डिजाइन टू एनालाइज बिब्लियोग्राफिक डाटा। ये स्पेशली बिब्लियोग्राफिक डाटा की एनालिसिस के लिए ही बनाया गया था। एंड एनी डाटा इन अ टेक्सचुअल मैनर, जो भी डाटा टेक्सचुअल मैनर में प्रोवाइडेबल है, बिब्लियोग्राफिक वे में है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टेक्सचुअल मैनर आ रहा है, प्रॉपरली ये डिनोट नहीं कर रहे कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मैनर को, टेक्सचुअल मैनर वो यहाँ पर कह रहे हैं। तो बिब्लियोग्राफिक डाटा या टेक्सचुअल मैनर के लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा टूल है, सो द आंसर इज बिब एक्सेल। ठीक है, it is designed to analyze bibliographic data or any data in a textual manner. It involves features like reading a data, modify and convert it into another formats. इनका मेन एम क्या होता है? डाटा को रीड आउट करना, उसको मॉडिफाई करना एंड उसको रिप्रेजेंट करना, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, जिसके अंदर डाटा का यूसेज हो सके। इन टूल्स की मदद से आप उसको दूसरे फॉर्मेट में भी डेवलप कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि वो और जगह पे भी एक्सेस किया जा सके। तो दैट इज बिब एक्सेल टूल। ठीक है, इन बिब एक्सेल इट इज पॉसिबल टू डू मोस्ट ऑफ टाइप्स बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस लाइक सिटेशन एनालिसिस, बायोमेट्रिक स्टडी।
साइटेशन एनालिसिस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो आपने सोशल साइंस सिटेशन इंडेक्स पढ़ा होगा, ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स पढ़ा होगा। तो काफ़ी सारे सिटेशन एनालिसिस और सिटेशन इंडेक्स आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज का काम कर रहे हैं। वो किन की मदद से प्रिपेयर किया जाता है? बिब एक्सेल के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डाटा या कलेक्शन या रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जिनकी मदद से उनको कन्वर्ट करके सिटेशन एनालिसिस या फिर बिब्लियोमेट्रिक स्टडी में यूज किया जाता है। तो दैट आर द इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल इन रिसर्च मैथोलॉजी और सिटेशन एनालिसिस, या और भी अनदर स्टडी हो रही है, इन्फोमेट्रिक है, बिब्लियोमेट्रिक है, वेबोमेट्रिक है, उसके अंदर ये यूज हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए बिब एक्सेल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फेमस टूल कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, बट ये 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपको सिलेबस में दिए गए हैं। इनके ऊपर टाइम टू टाइमली क्वेश्चन आ सकता है। कभी 1 क्वेश्चन आपने देखने को मिला होगा, क्योंकि रिसर्च मैथोलॉजी काफ़ी लेंदी यूनिट है, अब उसमें बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस टॉपिक में से क्वेश्चन आए, बट क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना है। ईच एंड एवरी टॉपिक का एस्पेक्ट या फिर उसकी जो भी डिटेल्स है, की पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन डेवलप करके या डिज़ाइन करके दे दिया जाएगा। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर ये जो टूल्स हैं, ये बहुत ही डेप्थ में, जब आपको स्टैटिस्टिकल टूल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एनालिसिस करना पड़ता है, तब यूज़ किए जाते हैं। तो इन बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में इस पे क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर होता है, क्योंकि इतना आपके सिलेबस में नहीं पूछा गया है या इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है। कभी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया हो तो वो कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल पैकेजेस या फिर बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज, मैट्रिक स्टडी एनालाइसिस, इनमें से आ सकता है। ठीक है, पर ज़्यादातर अगर आप खुद देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक करके, ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन या ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन इसके अंदर नहीं रखे गए हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक एलआईएस के अंदर उठा के या फिर कोई भी अनदर सब्जेक्ट के अंदर उठाकर, उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन क्या है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी मेन इंफॉर्मेशन, की पॉइंट्स क्या है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो डिटेल में पूछे जाते हैं, तो वहाँ तो आपको डिटेल स्टडी करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल डीडीसी है, तो डीडीसी की मेन डिवीजन, सब डिवीजन्स, सबके बारे में पूछ सकते हैं वो। ठीक है, उसकी नोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रोविजन कैनन्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ यू हैव टू डू डिटेल स्टडी। ठीक है, यहाँ पे जो एस्पेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में आपको मेन चीज़ें या मेन की पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमने डिस्कस करे। तो दैट आर आवर स्टैटिस्टिकल पैकेजेस, जो कि थे आपके आर स्टैटिस्टिकल टूल, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड बिब एक्सेल, जिसके बारे में आज हमने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन या जितनी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है उसके बारे में जानकारी ली। इन डिटेल में मैट्रिक स्टडी एंड आपके जो लॉ हैं, वो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएंगी, जिसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेडफोर्ड लॉ हो गया, लोथका लॉ हो गया, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन देखने को, मतलब 1 क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में लगातार पूछा ही गया है इनके ऊपर। तो एक क्वेश्चन के लिए ये प्रॉपर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसको इसलिए अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए रिसर्च मैथोलॉजी को। देन इसके बाद और भी डिफरेंट यूनिट्स के टॉपिक कंक्लूड होते रहेंगे, काफ़ी हमने डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगेन, कोई भी डाउट आपको आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, एंड आंसर की का जो मैंने आपको जानकारी दी है, जाकर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। वो आई थिंक आज से स्टार्ट हो गया है, बाकी डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डल चुकी है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखिए, इसमें जो चीज़ नहीं समझ आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से रिसर्च मैथोलॉजी की बाकी जो रिमेन टॉपिक है, या इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, उनकी मैं सीरीज़ बनाऊंगी, उनकी भी वीडियो आपके सामने आएंगी, ताकि आपकी
एमसीक्यू रिलेटेड प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए इस यूनिट की, देन फिर हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।